हाँ बेटा, क्लियरिटी है। यस सर, क्लियर है। ओके। तो बेटा आज न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियाई। ये एटम चैप्टर से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को ये देखना है कि न्यूक्लियस और एटम। एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वह इतना छोटा होता है कि एटम जितना बड़ा होगा उसका 1,00,000 गुना या 10,000 गुना वो छोटा होता है न्यूक्लियस। मतलब इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक रूम के बराबर यदि कोई न्यूक्लियस है, तो उस रूम में अगर एक निडिल सुई ले लें तो सुई की जो नोक होती है उसके बराबर का क्या हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस हो जाएगी। मतलब एटम से इतना ये छोटा होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पूरे एटम का जितना भी मास होता है वो सब न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब एक बहुत छोटे पार्ट में पूरे न्यूक्लियस का मास कॉन्सेंट्रेट होता है और वह बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। तो एक तरीके से हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूक्लियस को डिफाइन करें, न्यूक्लियस क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज। Positive charge of an atom is concentrated into a very small volume, into a very small volume called nucleus। ये न्यूक्लियस की एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है कि एटम का, पूरे एटम का मास कहां पे है और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है एक बहुत ही छोटे स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस करते हैं। अगर इसको शो किया जाए तो आप जानते हो कि जैसे ही अगर ये पार्ट अगर न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं और ये इसका न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। अब इसमें अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, रेडियस ऑफ एटम की बात करें, तो रेडियस ऑफ एटम जो होता है, रेडियस ऑफ एटम ये लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये लगभग होता है 10⁻⁻14 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा। तो अगर इसे आप कंपेयर करोगे तो इस एटम से यह लगभग 10⁻4 या 10⁻5 मीटर छोटा होता है। तो 10⁻4 करेंगे तो ये 10,000 के आसपास हो जाएगा और 10⁻5 करेंगे तो ये 1,00,000। मतलब कि या तो 10,000 गुना या 1,00,000 गुना एटम से न्यूक्लियस जो है वह छोटा होता है।
ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब हम लोगों को देखना है कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वह किस तरीके का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। ये रफ कर दूं बेटा, ये रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के ही पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उन दोनों पार्टिकल्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स is called nucleons। न्यूक्लियॉन्स, किसको न्यूक्लियॉन्स हम कहेंगे? तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को मिल करके हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियॉन्स करते हैं। मतलब इन दोनों को मिला करके क्या बन जाता है? इसको हम लोग ये न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों मिलकर के न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो ये ही दोनों पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आप जैसा कि आप जानते हो कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन की अगर बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो चार्ज होता है प्लस ई के बराबर होता है। जहां पे ई इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो ई इज एलिमेंट्री चार्ज, और इसकी जो वैल्यू होती है वह पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होती है। तो ये प्रोटॉन पे चार्ज हो गया। और अगर इसकी मास की बात अगर हम करें कि मास क्या होता है, तो इसमें जो मास होता है इसका मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है यह होता है 1.6726 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। हाँ, 1.6726 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, और इसको हम लोग 1 AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। इसको 1 म्यू भी लिखा जाता है, 1 म्यू भी लिखा जाता है। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है बेटा, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। और सिंबॉलिकली अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए, इसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल अगर हम देखें तो ये तो डिपेंड करता है कि किसका प्रोटॉन है। जैसे अगर हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के लिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1,1H। नीचे वाला नंबर है वह चार्ज है, और ऊपर वाला जो नंबर है वह क्या है? मास नंबर होता है। ये मास नंबर होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग प्रोटॉन के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन है। अब यहीं पे अगर न्यूट्रॉन की बात करें कि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन ये जो होता है यह तो 0 के बराबर है। ये सबको मालूम है कि न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। और इसका जो मास अगर हम देखें तो मास ऑफ
न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। और इसको भी अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 ही मानते हैं या 1 म्यू के बराबर मानते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का मास ये दिया गया है, ये प्रोटॉन का मास है, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो ये है। अब ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा हेवी है, कौन भारी है, तो कौन सा भारी है बेटा में से? कौन भारी है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन भारी है, न्यूट्रॉन भारी है। लेकिन यहाँ पे बस माइनर डिफरेंस है। लेकिन अगर कहीं पे अगर इनका पर्टिकुलर मास अगर नहीं दिया गया है तो आप लोग इसको इक्वल मानेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया गया, डेटा नहीं दिया गया है, तो आप लोग इक्वल मानेंगे कि जितना वेट का प्रोटॉन है उतनी वेट का न्यूट्रॉन है। लेकिन थोड़ा सा ये हेवी होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा हेवी होता है। और ये तो चार्ज हो गया, ये मास हो गया। और इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो क्या कैसा होता है? तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन को जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n पे चार्ज क्या होता है? 0। तो नीचे चार्ज हो गया, और ऊपर अगर हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के अगर न्यूक्लियस में है तो 1 होगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड। अब हम लोगों को, हाँ बेटा बोलिए। सर एटॉमिक मास और मास नंबर अलग अलग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस वही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, जस्ट बस वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। रफ कर दो बेटा, ये रफ कर दो। यस सर। ओके, एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर देखें। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं ठीक उतना ही एटॉमिक नंबर होता है उसका, ठीक है, ठीक उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। हम लोग पहले क्या पढ़ते थे? पहले ये पढ़ते थे कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन दोनों कभी कभी बराबर नहीं होते हैं। अगर कोई मटेरियल अगर वह कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों डिफरेंट होती है। लेकिन यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, उस सिचुएशन में वह मटेरियल क्या होता है? इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस है, ये बराबर हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होगी? कि वो जो एटम होगा वह न्यूट्रल एटम होगा। क्या होगा? न्यूट्रल अगर एटम है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। क्लियर हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई क्या? राजदीप, जयेश, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये जो मैंने बताया। तो सेकंड पॉइंट क्या था? प्रोटॉन, देखो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगी, उतने ही, अच्छा प्रोटॉन संख्या, लेकिन उतने भी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो सकती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के यदि इक्वल हो जाएगी तो वो जो एटम होगा वह न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लेंगे।
बॉन्ड बना लेंगे तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और कंडक्टर तो तब होता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। ठीक है। तो न्यूट्रल की कंडीशन में अगर एटम न्यूट्रल है, उस सिचुएशन में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन यदि वह कंडक्टर है तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर एटॉमिक नंबर तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वही तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे जो चार्ज कैरियर का काम करेंगे। क्लियर हो गई बात राजदीप? सर अगर प्रोटॉन ज्यादा हुए तो? प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो भी चार्ज कैरियर का काम करते हैं, वो तो भी चार्ज कैरियर का काम करते हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन हम कब बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? यानी प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन का तो मतलब यही वन है। यस सर यस। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा मास नंबर। मास नंबर मास नंबर को जनरली हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर को जनरली हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और मास नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिलकर के हम क्या बोलते हैं बेटा? अभी मैंने बताया था, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल, चाहे किसी भी टाइप का पार्टिकल हो, जितने पार्टिकल रहते हैं उन सबके क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला न्यूक्लियॉन्स है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। और यहां से उसी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके सर हाँ बेटा बोलिए। सर मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है ना? मास नंबर और एटॉमिक मास, हाँ दोनों सेम ही टर्म्स है ना? हाँ दोनों सेम टर्म्स है। ओके सर। अब एटम्स मास या एटॉमिक मास, मास नंबर, इस एक मिनट, मास नंबर और एटॉमिक मास पूछ रहे थे ना बेटा? एटॉमिक मास, यस सर। थोड़ा सा उसमें एटॉमिक मास में क्या होगा? सब कुछ वही रहेगा। एटॉमिक मास में क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास में उसमें यूनिट आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। ठीक है। हाँ नंबर के साथ में यूनिट। भाई जब मास है तो मास है तो क्या होगा? उसमें तो यूनिट बतानी पड़ेगी ना कि हाँ केजी, ग्राम या जो भी, जैसे जैसे हम लोग यूनिट बोलते हैं वैसे उसकी यूनिट आ जाएगी उसमें। तो यूनिट कौन सी आएगी? अभी जैसे हम लोग ए या म्यू पढ़े थे, या वो तो वो वाली केजी या जो भी है ये आ जाएगा। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए एटॉमिक मास इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल टू होता है, इसको हम लोग एटम्स मास भी कह सकते हैं। एटम्स मास, एटम्स मास भी कहा जा सकता है। तो ये एटम्स मास जो होता है ये न्यूक्लियस, एक मिनट, न्यूक्लियस का जो मास होता है, न्यूक्लियस का मास, यानी कि ये होगा न्यूक्लियस के मास के बराबर, न्यूक्लियस मास के बराबर होगा। जो एटॉमिक मास या एटम्स मास होगा वह न्यूक्लियस मास के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? तो न्यूक्लियस का मास जो होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उसमें यही दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों के मास के सम के बराबर क्या होगा? न्यूक्लियस का मास होगा। और अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए
मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप ये बता दो कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU और 1 न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 AMU। अभी हम लोगों ने देखा था दोनों का लगभग लगभग क्या होता है बराबर ही होता है। तो अगर मैं ये मान लूं कि एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उसमें 1 AMU का इंटू हो जाएगा, उसमें जितने न्यूट्रॉन होंगे उसमें 1 AMU का इंटू हो जाएगा, तो वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा क्या बेटा बोलो। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो बेटा ध्यान से, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होगा कि किसी न्यूक्लियस में कुल कितना प्रोटॉन्स है। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा कि टोटल प्रोटॉन का मास, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू में 1 AMU, इनटू में 1 AMU प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू में 1 AMU, ये इतना हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर मैं 1 AMU को बाहर कर दूं तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू में 1 AMU और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या है बेटा देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये देखो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मास नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मास नंबर बन जाएगा, ये इनटू में क्या आ गया 1 AMU या A इंटू AMU। कहने का मतलब होगा कि एटॉमिक जो मास होगा ये टाइम ऑफ द 1 AMU के बराबर होगा। ये बात समझ में आई क्या बेटा, ये समझ में आ गया है क्या राजदीप जयेश? रिपीट करूं? रिपीट कर। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए एटॉमिक मास या एटम्स मास, ये दोनों बातें की है। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, तो न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है, यानी कि जितना न्यूक्लियस का मास होगा वही एटॉमिक मास कहलाता है। न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके पार्टिकल के मास के सम के बराबर होगा। तो न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, एक पाया जाता है प्रोटॉन, दूसरा पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, अब एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है वो तो मेटल के या एलिमेंट के एटम पे डिपेंड करता है, किस एलिमेंट का वो एटम है। हर एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में अलग अलग संख्या में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे सभी प्रोटॉन का मास प्लस जितने न्यूट्रॉन होंगे सभी न्यूट्रॉन का मास का सम किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास के इक्वल होगा। अब यहां से देखो बेटा, एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1 AMU के बराबर होता है। तो टोटल प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू 1 AMU प्लस उसमें टोटल जितने न्यूट्रॉन होंगे, एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू 1 AMU। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा, ये वाली लाइन समझ में आई क्या? ठीक है, तो 1 AMU को मैं बाहर कर दूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का मास लगभग 1 AMU के इक्वल है। तो हमने क्या करा कि दोनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दिया और प्लस करके उसमें AMU से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल मास मिल गया उस रेडियस का। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आप यहां देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है, तो ये है आपका एटॉमिक मास नंबर के इक्वल है, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ए से। तो इसके प्लेस पे, इतने के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, मास नंबर इंटू 1 AMU, यानी कि एटॉमिक मास क्या हो गया, ए टाइम ऑफ द 1 AMU या ए इंटू 1 AMU। ये क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके सर। हाँ बेटा। सर मेरे मन में सर एक क्वेश्चन था बचपन से ही। हाँ सर हमने देखा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है।
हाँ और फिर सर हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाँ। तो सर हो सकता है कि इनके अंदर भी कुछ हो। इनके अंदर मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इनको भी ब्रेक किया जा सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन का ब्रेक किया गया है ना। तो क्या पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर? उनका नाम तो मुझे एकदम नहीं ध्यान आ रहा है। उनके 3 पार्टिकल में ये भी डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नहीं कौन सा बेटा? सर एक प्लस 2/3 प्लस 2/3 और एक माइनस 2/3 ऐसे कुछ होता है। हाँ, ऐसा कुछ इनको ब्रेक किया गया है बेटा, ठीक है। अपन देख लेंगे इसको, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक किया गया है, ठीक है। और सर इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया गया बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, ये रफ कर दो। यस सर। ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, इसमें किसी एलिमेंट को जब हम शो करते हैं तो उसको मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों एक साथ उसको लिख करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जनरल फॉर्म में कोई एक ये एलिमेंट है एक्स कोई एलिमेंट है, इसको मैं मान रहा हूं कि दिस इज ए एलिमेंट, ये एलिमेंट है। तो इसमें 2 नंबर लिखे जाते हैं, एक नंबर नीचे और एक नंबर ऊपर। तो एक नंबर नीचे जो लिखा जाता है उसको जेड से लिखते हैं और जो ऊपर लिखा जाता है उसको ए से। तो कोई जरूरी नहीं कि ए और जेड ही लिखेंगे, लेकिन अगर कोई नंबर ऊपर लिखा है कोई नंबर नीचे लिखा है तो उसको हम क्या समझेंगे, हमारी स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। तो ये कभी कभी इधर भी लिखा जाता है, कभी कभी इस साइड में लिख सकते हैं। तो इसमें जो जेड है, पहले ये को लिखता हूं, जो ये है ये क्या है, ये मास नंबर है बेटा, ये मास नंबर है। और जो जेड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर है। इस तरीके से इसके अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी एलिमेंट को यदि लिखा गया है तो इस तरीके से हम लोग समझें कि ऊपर वाला नंबर मास नंबर है और नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर है। अब बेटा देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके सामने मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया गया है तो नंबर आप न्यूट्रॉन से निकाल सकते हैं। देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है ठीक उतने ही क्या होता है प्रोटॉन्स होते हैं, ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है ए, एटॉमिक नंबर कितना है जेड। तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा, ए माइनस जेड के। मतलब मास नंबर में से यदि एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाए तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या सर? हाँ बोलिए। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, हाँ सर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि वो किसमें है, अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सर अगर ना हो तो फिर उसमें तो उसका एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर जनरली आज तो हम लोग करते क्या है, वो भी जनरली ऐसा ही रहता है कि जितने एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का ही तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जो हम लोग लिखते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, वो किससे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर का ही लिखते हैं ना बेटा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है ना।
यस ओके सर ओके। ठीक है, ये हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जांपल मान लीजिए इसमें, जैसे एक एग्जांपल दिया गया ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन है, ऊपर 16 लिखा है और नीचे 8 लिखा है। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप कि इस ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मास नंबर है वो 16 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ये हम समझ पा रहे हैं, इसको समझ आ रहा है क्या। और इसमें P मीन्स प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं बेटा बता दो इसमें। 8 सर। 8 है, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो गए, क्योंकि मास नंबर देखो बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऊपर का मास नंबर है, नीचे का एटॉमिक नंबर है, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, 8 हो गया। ये समझ में आया बेटा राजदीप। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के साथ में अगर इस तरीके से नंबर लिखे गए हैं तो नीचे वाले नंबर को हमें एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले को मास नंबर हमें समझना है, और इस तरीके से वहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियाई रब कर दो बेटा। यस सर। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलिए। ये क्लास अपनी कब तक होगी? हाँ 10 बज गया ना, हाँ सर। रहने देते हैं। ये टॉपिक एक मिनट, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है अपना। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप ये अब जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई बता रहा हूँ, फिर उसमें मुझे 3 चीजें बतानी है, वो थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। सर हाँ बेटा बोलिए। सर अभी